नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी डिफेंडर्स। आज हम करेंगे डिकोड लक्ष्मीकांत का सेकंड चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बेसिक बात, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कब रखी गई? सबसे पहले वो थी 1934 में। किसने? एम एन रॉय ने। और एम एन रॉय साहब जो है वो कम्युनिस्ट मूवमेंट के पाइनियर थे इंडिया के अंदर। 1935 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इंडिया के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इंडिया का। और 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी के बिहाफ पर यह डिक्लेयर किया कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वो इलेक्टेड होगी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि अडल्ट होंगे जो उसको क्या करेंगे, वोट देंगे। सिंपल सी बात, मतलब कि अभी कितना है, 18 साल से ऊपर वाले वोट दे सकते हैं। पहले कितना था, 21 ईयर वाले जो है वो वोट दे सकते थे। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। फिर अब ये जो फाइनली ये जो डिमांड है वो कब एक्सेप्ट हुई? ये एक्सेप्ट हुई कब? अगस्त ऑफर के अंदर, 1940 के अंदर। फिर क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया था मुस्लिम लीग ने। और उसके बाद आया कैबिनेट मिशन प्लान। और कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर जो है बेसिकली बात, ये डिमांड जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो कैबिनेट मिशन के अंदर बनी। सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड लेकिन फिर भी कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट कर दिया था कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनेगी, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग ने इसको मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज कुछ ना कुछ इसकी जो कंडीशंस थी मुस्लिम की वो जो फुलफिल जो है कैबिनेट मिशन ने कर दी थी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन क्या था वो स्टडी करते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो 1946 के अंदर बनी अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। एंड ये बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 389 रहेगी। उसमें से 296 तो है वो सीट्स हैं वो किसको अलॉट होगी? ब्रिटिश इंडिया को। और 93 सीट जो है उसमें से अलॉट होगी किसको? प्रिंसली स्टेट्स को। 296 में से 292 जो सीट्स होंगी वो तो जाएंगी गवर्नर प्रोविंसेस के पास। और 4 जो सीट हैं वो जाएंगी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के पास, ठीक है ना। और इसमें यह भी बोला गया कि जो सीट्स हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड होगी। और रफली एक सीट जो है हर 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगी। सिंपल सी बात, ठीक है। ये जो सीट्स थी ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ के बीच में डिवाइड हुई, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल्स के बीच में। सिंपल सी बात, ठीक है। इसके बाद जो है जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, असेंबली है, उसके जो पर्सन्स होंगे वो डायरेक्टली नॉमिनेट होंगे, डायरेक्टली जो होंगे वो इलेक्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, ठीक है ना। इसके बाद ये जो प्रिंसली स्टेट होंगे, प्रिंसली स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो नॉमिनेट होंगे। और नॉमिनेट कौन करेगा? जो हेड होगा प्रिंसली स्टेट का, ठीक है ना। इसी कारण से हम ये बोल सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड जो बेसिस अब कैसे होना था, मान लो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और नीचे जो थी वो थी प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है ना। ये प्रोविंशियल असेंबलीज वाले तो डायरेक्टली इलेक्टेड थे। जो प्रोविंशियल असेंबली वाले थे वो क्या थे? डायरेक्टली इलेक्टेड थे। और ये जो डायरेक्टली इलेक्टेड थे प्रोविंशियल असेंबली वाले, एंड ये जो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर थे ये किसको चूज़ कर रहे थे? जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर जाएगा उसको चूज रहे, मतलब कि इनडायरेक्ट था, ठीक है ना। तो ये कहने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शन है 296 सीट्स के लिए वो हुए सिंपल सी बात जुलाई अगस्त 1946 के अंदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट जीती कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर और मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स जीती, ठीक है। और अदर्स को आई 15 सीट्स। और जो 93 सीट्स थी जो कि अलॉट हुई थी किसको? प्रिंसली स्टेट्स को, वो उन्होंने आए ही नहीं, उन्होंने क्या करा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहे। तो इसी चीज़ को देखते हुए 208 जो सीट्स थी वो आईएनसी जीती। तो मुस्लिम लीग ने क्या करा? बायकॉट किया। उन्होंने सब बोला कि भाई ये हमारे साथ तो पार्शियलिटी हुई है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जब, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी सभी कम्युनिटी के जो है रिप्रेजेंटेटिव उसमें मौजूद थे एक्सेप्ट महात्मा गांधी, ठीक है। इसके बाद आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वर्क कैसे किया। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ठीक है ना, उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई दिसंबर 9, 1946 के अंदर, ठीक है ना। मुस्लिम लीग ने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बायकॉट किया। उसको लगा कि चुनाव के अंदर धांधली हुई है उनके साथ, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और उन्होंने साथ में डिमांड रखी कि हमको सेपरेट स्टेट चाहिए जो कि पाकिस्तान, सिंपल सी बात, ठीक ना। तो इसी कारण से जो फर्स्ट मीटिंग होती है 211 मेंबर जो है वो अटेंड करते हैं। और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है फॉर फर्दर प्रोसेस, ठीक है। और ये कौन सी प्रैक्टिस थी? फ्रेंच प्रैक्टिस थी।
फिर इसके बाद इनकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अंदर में जो प्रेसिडेंट के हैं उसके इलेक्शन होते हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो एक प्रेसिडेंट उभर कर आते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड 2 वाइस प्रेसिडेंट बनकर आते हैं, कौन कौन से, FC मुखर्जी एंड VT कृष्णाचारी, ठीक है। अब जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो इनके अध्यक्षता के अंदर जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो पास होगा, सिंपल सी बात। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने रेज किया था, वो था जवाहरलाल नेहरू। और कब किया गया था, December 13, 1946 के अंदर, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमें क्या बताता है, सिंपल सी बात, कि जो फंडामेंटल्स क्या होंगी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की और फिलोसफी क्या होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये बताता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है ये बताया कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट देश होगा, सोवरिन देश होगा, रिपब्लिक देश होगा, और वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएगा फॉर द फ्यूचर गवर्नेंस। सेकंड चीज़ बताया कि जो बेसिक सी बात, ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्टेट्स, टेरिटरीज, वो इंडियन स्टेट्स बनाएंगे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड जो इंडियन स्टेट होगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना, जो इंडियन स्टेट के अभी मेंबर हैं और जो फ्यूचर में मेंबर होंगे, सिंपल सी बात, ठीक है ना, या फिर अब ज्वाइन करने वाले हैं, वो सबका क्या होगा, यूनियन होगा, सिंपल सी बात। इंडिया स्टेट क्या होगी, यूनियन ऑफ देम ऑल होगी, सिंपल सी बात, ठीक है ना। फिर उसने बोला कि जो पावर्स हैं और जो फंक्शंस हैं वो किसको, यूनियन के पास होगी, और यूनियन असाइन करेगा ये पावर एंड फंक्शन टू द स्टेट्स, ठीक है। थर्ड चीज़ बताई, ये जो पावर है, ये जो अथॉरिटी है इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो कि गवर्नमेंट के पास है, ये पावर कहाँ से आ रही है, ये भारत के लोगों से आ रही है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और फिर बोला गया कि पीपल को, जो पीपल होंगे इंडिया के, उनको क्या होगा, जस्टिस मिलेगा। जस्टिस कैसा मिलेगा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। इसी कारण से पॉलिटिकल जस्टिस देने के लिए फंडामेंटल राइट करे गए, और सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस देने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो लागू किया गया, ठीक है। फिर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मिलेगा, ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलेगा, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन मिलेगा, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। ऐसा नहीं है कि आपको फ्रीडम दे दी गई है, फ्रीडम में कुछ भी करे, किसी का नुकसान कर दे, ये संभवता नहीं है, ठीक है। फिर ये बोला गया कि सेफगार्ड मिलेगा भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ को, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ को, डिप्रेस्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस को। ये भी बोला गया कि देश की इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाएगा, रिपब्लिक की सोवरिन राइट्स होंगे, किसके ऊपर, लैंड के ऊपर, सी के ऊपर, एयर के ऊपर। एंड हम क्या करेंगे, जो नेशन होगा वो क्या होगा, सिविलाइज नेशन होगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड जो भारत है अपना राइटफुल प्लेस दोबारा से अटेन करेगा, ऑनर्ड प्लेस दोबारा से अटेन करेगा वर्ल्ड के अंदर, जो उसका एशियन टाइम्स में था, ठीक है ना। एंड ये क्या है, प्रमोट करेंगे किसका, वर्ल्ड पीस का, और वेलफेयर होगा किसका, मैनकाइंड का। और ये जो है असेंबली ने इस रेजोल्यूशन को कब अडोप्ट किया, जनवरी 22, 1947 के अंदर अडोप्ट किया, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और इसका मॉडिफाइड वर्जन ही क्या निकल के आया, प्रियम्बल बनकर आया, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब जो है जो इंडिया है, वो भारत है, वो गवर्न हो रहा था 1935 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। फिर 1947 के अंदर क्या होता है, इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो पास होता है, और इंडिपेंडेंस एक्ट कुछ ना कुछ जो है चेंज लेकर आता है, ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, और इसके बाद जो है जून 3, 1947 में माउंट बैटन, जो कि उस टाइम पे वाइसरॉय थे, उन्होंने सामने क्या रखा, माउंट बैटन प्लान रखा। माउंट बैटन प्लान में ये बोल दिया गया कि 2 देश बनेंगे, 2 डोमिनियन बनेंगे, एक तो इंडिया, एक तो पाकिस्तान, ठीक है ना। एंड इसी कारण से मुस्लिम लीग जो है इस बात में सहमत हो गई, और बोला गया कि आप फिलहाल के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन कर लो, सिंपल सी बात, ठीक है ना। जब मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन किया, इसी कारण से इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो आया, और इंडिपेंडेंस एक्ट जब आया, सिंपल बात, उसने कुछ ना कुछ चेंजेस किया, ठीक है ना। अब इंडिपेंडेंस एक्ट जब आया तो असेंबली जो है वो क्या है कि एक फुल्ली सोवरिन बॉडी बन गई। हालांकि वो बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंतर, मतलब कि उसके दौरान वो चल रही थी, सिंपल सी बात, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन प्लान आया, उसके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ठीक है ना। लेकिन जो लॉज थे, जो भी कुछ हो रहा था भारत के अंदर, वो 1935 के अकॉर्डिंग हो रहा था। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आया, तो उसने असेंबली को फुल्ली सोवरिन बॉडी बना दिया। पहले वो राजा के अंडर अधीन बनी हुई थी, लेकिन अब जो है वो फुल्ली सोवरिन बॉडी थी। मतलब कि अब वो अपना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकती थी, और वो डिसाइड कर सकती थी कि जो इंडिया के रिलेशन होंगे वो कैसे होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ। अब इसके बाद जो असेंबली है, असेंबली अब 2 तरह के फंक्शन करने लगी। सबसे पहले एक तो
अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बना ही रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह, और साथ साथ में वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी फंक्शन करने लगी, मतलब कि अब जो है वो 2 फंक्शन करेगी, लेकिन ये 2 फंक्शन अलग अलग डेज पे होते थे। जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह मिलती थी तब उसके चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते थे। जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलती थी तब उसके जो चेयरमैन होते थे वो जीवी मावलंकर रहते थे, स्पीकर जो थे जीवी मावलंकर रहते थे। और ये फंक्शन तब तक चलता रहा 26 नवंबर 1949 पे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसके बाद जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे, इंडिपेंडेंस एक्ट के पास होने के बाद पहले उन्होंने ज्वाइन कर लिया, फिर उसके बाद उन्होंने विड्रू कर लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया से, सिंपल सी बात, ठीक ना। इसी कारण से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो टोटल स्ट्रेंथ थी जो कि 389 थी पहले, अब वो 299 आ गई, और प्रिंसली स्टेट जो दिए थे 93 सीट दी थी, अब वो 70 आ गई, सिंपल सी बात, ठीक है। अब कुछ और भी फंक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में परफॉर्म किए। सबसे पहला फंक्शन तो है कौन सा, कि इन्होंने रेटिफाई किया कि इंडिया की मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ, ठीक है ना। नेशनल फ्लैग को अडोप्ट किया कब, 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को अडोप्ट किया जनवरी 24, 1950 को। एंड इलेक्ट किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950 के अंदर, सिंपल सी बात, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने को 11 सेशन लगे, 2 साल 11 महीने 18 डेज लगे, 60+ कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा गया, एंड 64 लाख रुपीज़ जो है वैसी बात इसमें एक्सपेंडिचर आया। और इसी कारण से जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली बन के 26 जनवरी 1950 को तैयार हुआ। और फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन है वो कब होते हैं, 1951 एंड 52 के अंदर होते हैं, जिसमें कांग्रेस जीत कर आती है, ठीक है। फिर कमेटीज़ बनी कॉन्स्टिट्यूएंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत सारी कमेटीज़ बनानी पड़ी थी, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ रहा था, इसी कारण से कमेटीज़ बना दी गई अलग अलग फंक्शंस के लिए। और कमेटीज़ को 2 भागों में बांटा गया, मेजर कमेटीज़ एंड माइनर कमेटीज़। तो मेजर कमेटीज़, सबसे पहले यूनियन पावर कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो हेड थे वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे वो भी कौन थे, सरदार पटेल थे। एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड जो थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके हेड कौन थे, सरदार पटेल थे। एंड इसके 5 जो है वो क्या थी, सब कमेटीज़ थी, जो कि आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत रीड कर लेना। फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, एंड स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। इसके बाद कुछ माइनर कमेटीज जैसे फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्रेडेंशियल कमेटी अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, हाउस कमेटी पत्ताभी सीतारामैया, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर KM मुंशी, एडहोक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसे करके बहुत सारी कमेटी है, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट है ना वो देखो ये वाली है, देखो एडहोक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, तो इसके थे S वर्दाचारी, जो कि असेंबली के मेंबर नहीं थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन असेंबली के मेंबर थे और कौन कौन असेंबली के मेंबर नहीं थे। तो ये याद रखना है कि S वर्दाचारी जो थे वो असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन कमेटी में थे, माइनर कमेटी में थे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो नलिनी रंजन सरकार, और ये जो थे ये जो मतलब कि असेंबली के मेंबर ये भी नहीं थे, ठीक है। फिर एक और चीज़ है ये लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन SK धर, जो कि असेंबली के मेंबर नहीं थे। फिर इसके बाद एक और आती है यहाँ पर ये वाली एडहोक कमेटी ऑन सिटीजनशिप S वर्दाचारी, ये भी मतलब कि पहले भी पढ़ चुके हैं, ये कि असेंबली के मेंबर नहीं थे। अब ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि एक मेजर कमेटी है वो भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बार बार लिखना है, उसमें बार बार अमेंडमेंट्स करनी है, तो इसके लिए प्रॉपर पर्सन चाहिए होंगे, ठीक है ना। इसी कारण से 29 अगस्त 1947 को एक क्या बनाई जाती है, सिंपल सी बात ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, अब इसका काम क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है भारत के लिए, ठीक है ना। इसमें 7 मेंबर थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयरमैन थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवा राव, एंड N माधवा राव ने रिप्लेस किया था किसको, BL मित्तर को, क्योंकि BL मित्तर की तबीयत खराब हो गई थी। एंड TT कृष्णाचार्य ने रिप्लेस किया था DP खेतान को, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड इसी कारण से क्या हुआ, सिंपल सी बात, ठीक है ना, जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो फरवरी 1948 को बनकर तैयार हो गया, और 8 मंथ दिए भारत के लोगों को डिस्कस करने के लिए, और जो है सिंपल सी बात दोबारा से इसको ड्राफ्टिंग करने के लिए, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो इसी कारण से फर्स्ट रीडिंग हुई, फिर सेकंड ड्राफ्ट आया, ठीक है ना। सेकंड ड्राफ्ट पब्लिश हुआ अक्टूबर 1948 के अंदर। अब क्या होता है कि कैसे होगा एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फाइनल ड्राफ्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो 4 नवंबर 1948 को बनकर तैयार हुआ।
इस फाइनल ड्राफ्ट की जो है सिंपल सी बात, ठीक है ना, फर्स्ट रीडिंग हुई जल्दी जल्दी, फिर सेकंड रीडिंग क्लोज बाय क्लोज हुई, जिस कारण से इसमें 8 से 9 महीने लग गए, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो नवंबर 15 को फर्स्ट रीडिंग जो इसकी सेकंड रीडिंग स्टार्ट हुई थी, और अक्टूबर 17 1949 को बेसिक बात इसकी जो सेकंड रीडिंग ख़त्म हुई, और अमेंडमेंट्स सुझाव दिए गए कि 7653, लेकिन कितने अमेंडमेंट किए गए, 2473 अमेंडमेंट किए गए। फिर इसके बाद थर्ड रीडिंग हुई, थर्ड रीडिंग में फटाफट रीडिंग करके और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मोशन मूव किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को पास करना है या नहीं करना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोला कि हाँ इसको हम पास कर देते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसी कारण से हालांकि साइन होने थे 299 मेंबर के, लेकिन 284 मेंबर उस टाइम पे प्रेजेंट थे, और 26 नवंबर 1949 को जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास कर दिया गया, उस पर साइन भी कितने हैं, 284 मेंबर के जो है उसके ऊपर साइन है। तो यानी कि 26 नवंबर 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट किया गया, तो कितने क्या क्या था उसमें, प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 8 स्केड्यूल था, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इतना कठिन कार्य किया था और बनाया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसी कारण से इनको बोलते हैं फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इनको मॉडर्न मनु भी बोला जाता है, ठीक है ना। अब एनफोर्समेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन की, तो 26 नवंबर 49 ना, सिंपल सी बात, ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को सिंपल बात ये जो आर्टिकल्स हैं वो क्या करे गए, एनफोर्स किए गए, जैसे आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 7, 324, 366, 67, 379, 80, 88, 389, 92 एंड 393, ठीक है ना। ये सब जो है केम इनटू फोर्स आ गए, सिंपल, क्योंकि उस टाइम पे सिटीजनशिप वगैरह, प्रोविजनल ऑफ पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन वगैरह ये सब जो है ज़रूरी था, तो इसी कारण से ये वाले जो आर्टिकल है वो एनफोर्स कर दिए गए। लेकिन जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को ही कमेंस किया गया, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसी कारण से इसको रिपब्लिक डे बनाते हैं, और इस डेट को चुनने का रीज़न ये था बिकॉज लाहौर सेशन के दौरान बोला गया था हम पूर्ण स्वराज दिवस बनाएंगे 26 जनवरी 1930 को, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसी कारण से जो है इस दिन को चुना गया, सिंपल सी बात, ठीक है ना। हालांकि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एंड कर दिया किसको, रिपील कर दिया किसको, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेकिन अबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुडिक्शन एक्ट जो है वो कंटिन्यू रहा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसके बाद एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी नहीं थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने वाली थी, और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनेगा, क्या क्या प्रोसीजर रहेंगे, इसको भी देखना जरूरी था। तो इसी कारण से उससे पहले एक एक्सपर्ट कमेटी बन जाती है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, है कि भाई प्रिपेयर हो मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसी कारण से उससे पहले एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई कांग्रेस के द्वारा। इसमें जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे, एम असफ अली, के एम मुंशी एंड गोपाल स्वामी आयंगर, के टी शाह, डॉक्टर गडगिल, हुमायूं कबीर एंड के सांतानाम जो थे इसके मेंबर थे, और इन्होंने ये सब चीज़ें देखी भाई, सिंपल बात। इसी कारण से इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ये नहीं है ये। अब क्रिटिसिज्म क्या आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, सबसे पहले ये तो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, क्योंकि ये पार्टली नॉमिनेटेड पार्टली इलेक्टेड थी, और इलेक्टेड भी इनडायरेक्टली थी। फिर बोला गया नॉट अ सोवरेन बॉडी बिकॉज ये ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, इसी कारण से बोला गया, ठीक है ना। फिर बोला कि टाइम कंज्यूमिंग है, और नजीरुद्दीन अहमद ने तो ये भी बोल दिया कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं है, तो ड्रिफ्टिंग कमेटी है, बिकॉज इसको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और ये भी आरोप लगाया किया कि ये जो है मतलब कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इट इज़ डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस, ठीक है। फिर ये आरोप भी लगाया गया कि यहाँ पर तो लोअर पॉलिटिशियन का डोमिनेशन है, सिंपल सी बात, और ये बोला गया इट इज़ डोमिनेटेड बाय द हिंदूज़। और इनफैक्ट विंस्टन चर्चिल ने तो बोला गया कि ये वन मेजर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हालांकि ये सच नहीं था। जिसकी जितनी पॉपुलेशन थी उसको उतनी सीट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मिल चुकी थी, इसी कारण से ये कहना गलत होगा, सिंपल बात। ये तो डिवीजन करना चाहते थे, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए, सबसे पहले चीज़ है जो एलिफेंट थी वो सिंबल और सील थी, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। सर जो BN राव है वो क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर हम बोल सकते हैं लीगल एडवाइज़र थे। HVR आयंगर जो थे वो सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। SN मुखर्जी जो थे चीफ ड्राफ्ट्समैन थे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे कैलीग्राफर थे किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथों से लिखा था और साथ में डिज़ाइन किया था। फिर उसके बाद क्या था, शांति निकेतन से नंदलाल बोस और बिहोर राम मनोहर सिन्हा थे, जिन्होंने ब्यूटीफाई किया था, डेकोरेट किया था हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को। एंड इसके बाद जो हिंदी वर्जन था, हिंदी वर्जन सिंपल सी बात जो है वो किसने लिखा था, वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था, और उसको सजाया किसने था, नंदलाल बोस ने सजाया था। अब
क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा गया, उसके पास हिंदी के कोई भी प्रोविज़न नहीं था। इसी कारण से हिंदी टेक्स्ट को ऐड करने के लिए या फिर हिंदी टेक्स्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में लिखने के लिए एक अमेंडमेंट पास हुआ, उसको बोलते हैं 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987, ठीक है ना। अब 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987 के अंदर एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया, क्या, आर्टिकल 394A। इसने बोला गया कि प्रेसिडेंट जो है ना वो अपने अंतर्गत उसकी अथॉरिटी में होगा सिंपल सी बात ट्रांसलेशन करना कॉन्स्टिट्यूशन का इन द हिंदी लैंग्वेज, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और जो ट्रांसलेशन होगी सिंपल सी बात, ठीक है ना, ऑफ जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी इंग्लिश के अंदर वो हिंदी में भी ट्रांसलेशन होना चाहिए। और दूसरी बात, ट्रांसलेशन जब किया जाएगा हिंदी के अंदर इंग्लिश से तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग होना चाहिए, सिंपल सी बात। अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो प्रेसिडेंट जो है उसको रिवाइज कर सकता है सूटेबली, ठीक है ना। और जो ट्रांसलेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन का एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट जो है पब्लिश शैल बी डीम टू बी एंड फॉर ऑल पर्पस इट्स अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिंदी में भी लिखा जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसका मतलब ये था। तो ये जो है हमारा पूरा चैप्टर था कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने इसको पूरा डिकोड करके रख दिया है कि इसमें क्या कहा गया है, ठीक है ना। आप अपने नोट्स बना लीजिए टाइम टू टाइम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ।